नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, यानी कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि रेशे क्या होते हैं। देखिए, हम जो वस्त्र पहनते हैं, जो परिधान पहनते हैं, वे धागों से बने होते हैं और जिन धागों से बने होते हैं उन्हीं धागों का दूसरा नाम रेशा है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं रेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रेशों के प्रकार को समझते हैं। तो ध्यान देंगे, रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशे और दूसरा मानव निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे का मतलब जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, और मानव निर्मित रेशे यानी जिसे मनुष्य ने तैयार किया है। और इन्हीं मानव निर्मित रेशों को हम लोग संश्लेषित रेशे के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं। रेशे इंग्लिश में इसे फाइबर बोला जाता है। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक हमारा होता है प्राकृतिक रेशे, यानी वे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों में आपका कपास आता है, ऊन आता है, रेशम आता है, इसके अलावा जूट आता है। ठीक है, अभी उसकी बात करने वाले हैं। अगला लिख लेते हैं। अगला क्या हमारा? मानव निर्मित रेशे। इसको और किस नाम से जानते हैं? संश्लेषित रेशे। तो हम सीधा लिख सकते हैं संश्लेषित रेशे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर। तो रेशे हमारे दो तरह के हैं, पहला नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अभी देखिए, प्राकृतिक रेशे भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसे प्राकृतिक रेशे जो पादप स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं और दूसरे जो जंतु स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। तो इसके आधार पे प्राकृतिक रेशों को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं पादप रेशे और दूसरे को कहा जाता है जांतव रेशे या कहें जंतु रेशे। जांतव रेशे। अब जैसे कपास एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, कपास एक प्राकृतिक रेशा है। कपास को हमने कहाँ से प्राप्त किया है? कपास के पौधे से प्राप्त किया है। ठीक है, कपास का पौधा होता है, तो यह एक पादप रेशे में आएगा। ठीक है, पादप रेशे का एग्जाम्पल क्या हो गया? कपास। इसके अलावा एक और आप याद कर सकते हैं जूट का। ठीक है, जूट, जिसे सन के नाम से भी जाना जाता है। सन या पटसन, इन नामों से इसे जानते हैं। ठीक है, जांतव रेशे में जैसे कि ऊन है। ऊन कैसे प्राप्त होती है? भेड़ के बालों से प्राप्त होती है या बकरी के बालों से प्राप्त होती है। और उसी प्रकार से रेशम है। रेशम कैसे प्राप्त होता है? रेशम के कीट से प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपके दो रेशे यहाँ पर हैं जंतु रेशे में। यहाँ भी आप याद कर लीजिए इसको। एक है रेशम, यह रेशम कीट से प्राप्त होता है, और दूसरा है हमारा ऊन, जो कि बकरी और भेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। रेशे दो तरह के हैं, एक प्राकृतिक रेशे और दूसरा संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशों को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे रेशे जो पौधों से प्राप्त होते थे, क्या नाम दिया गया? पादप रेशे नाम दिया गया। और दूसरा जो हमें जंतु से प्राप्त होते थे, उन्हें क्या नाम दिया? जांतव रेशे नाम दिया। ठीक है, पादप रेशे में क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? कपास एंड जूट, और जांतव रेशे में रेशम और ऊन। बाकी ये चारों आपके प्राकृतिक रेशे में आएंगे, है कि नहीं? ये तो स्पष्ट है ना कि प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत ही है। तो प्राकृतिक रेशे का अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप चारों का बताएंगे, कपास, जूट, रेशम, ऊन। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेशन करना हो कौन सा इसमें पादप रेशे हैं, तो कपास और जूट पादप रेशे हैं। इसके बाद रेशम और ऊन आपके जांतव रेशे हैं। संश्लेषित रेशे, इसे हम लोग मानव निर्मित रेशे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है मानव ने किया है। ठीक है, मनुष्य ने किया है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप देखिए, इसमें आपको रेयान याद करना है।
नायलॉन याद कर लीजिए, यह भी एक संश्लेषित रेशा है। इसके अलावा पॉलिएस्टर याद कर लीजिए। एक्रिलिक याद कर सकते हैं। ये सारे आपके संश्लेषित रेशे हैं। प्लास्टिक, यह भी एक संश्लेषित रेशा है। और पॉलीथीन। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा कि कौन सा प्राकृतिक रेशा है और कौन सा नहीं है, या फिर कौन सा संश्लेषित रेशा है। ठीक है, तो आपको यहाँ याद करने होंगे रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, प्लास्टिक, पॉलीथीन। अब इनके नाम ही अंग्रेजों जैसे लग रहे हैं, लग ही रहा है कि जैसे अंग्रेजों ने इनका नाम रखा है। ठीक है, तो ये कैसे रेशे हैं आपके? सिंथेटिक फाइबर हैं, संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि रेशे होते क्या हैं। तो देखिए, रेशे बहुलक होते हैं, तो हमें पहले इस बहुलक शब्द को समझना होगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? बहुलक एक शब्द है, बहुलक। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉलीमर। ठीक है, बहुलक। ध्यान देंगे, जैसे आपने एक माला देखी होगी, माला कैसे बनती है? छोटी छोटी गुड़िया होती हैं। ठीक है, उनको एक सूत्र में, धागे में पिरो दिया जाता है, क्या बन जाती है? माला बन जाती है। जब वो साथ में जुड़ जाती हैं तो उसको क्या नाम दे देते हैं? हम माला नाम देते हैं। और शुरुआत में क्या नाम दिया था? गुड़िया नाम दिया था। ठीक है, जो उसकी एक इकाई थी, एक एक दाने को क्या नाम दिया गया? गुड़िया नाम दिया गया। ठीक है, लेकिन जब पूरी धागे में वो संरचना में ढल गई तो क्या क्या कहा गया? उसे माला कहा गया। ठीक उसी प्रकार से बहुलक होता है। कोई जो रेशा है वो बहुत छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है। ठीक है, और उन छोटी इकाइयों को हम एकलक बोलते हैं। और जब ढेर सारे एकलक मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बहुलक बनाएंगे। यानी बहुल, बहु माने बहुत होता है, बहुत सारे एकलक मिलकर क्या बनाएंगे? बहुलक बनाएंगे। तो आपको यहाँ समझना है कि एकलक मिल करके बहुलक का निर्माण करते हैं। अभी जैसे यहाँ पॉलीमर है, तो ध्यान देंगे दो शब्दों से मिलकर बना है पॉली, जिसका अर्थ होता है मेनी। ठीक है, हमारी भाषा में इसका क्या अर्थ है? मेनी। ठीक है, और दूसरा शब्द है यहाँ मर, जिसका अर्थ होता है यूनिट। ठीक है, मेनी यूनिट, यानी जो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना है उसे क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एकलक की इंग्लिश होती है मोनोमर। क्या होती है? मोनोमर। तो ध्यान देंगे, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। ठीक है, और मर मीन्स यूनिट। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी बहुलक की एक इकाई को क्या बोलेंगे? एकलक बोलेंगे। ठीक है, और एकलकों के मिलने से बहुलक का निर्माण होता है। बात क्लियर है? ठीक है, कोई भी रेशा है वो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना है, उन इकाइयों को एकलक बोलते हैं। लेकिन जब ये इकाइयाँ मिलकर रेशे का निर्माण करती हैं तो वह बहुलक कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, ये कुछ छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। ठीक है, इनका क्या नाम है? एकलक नाम है। ठीक है, क्या बोलेंगे इन्हें? हम एकलक बोलेंगे। इसमें से प्रत्येक इकाई को क्या नाम दिया गया है? एकलक नाम दिया गया है, इंग्लिश में मोनोमर। और जब इन सब को हमने जोड़ दिया, एकलक मिल गए,
अब क्या इसे आप एकलक बोल सकते हो? एक इकाई को एकलक बोल दिया, लेकिन जब यह समूह में आ गए, एक वचन से बहुवचन में पहुंच गए, तो क्या एकलक ही बोलेंगे? नाम तो बदलेगा ना। अब ये क्या कहलाएंगे? ये जो पूरी यूनिट है इसको हम क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे, यानी पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो एकलकों के मिलने से बहुलक का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं एकलक के मिलने से किसका निर्माण हो रहा है? बहुलक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, एकलक का मतलब एक इकाई और बहुलक का मतलब बहुत सारी इकाइयाँ। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है बहुलक प्राकृतिक भी होते हैं। बहुलक कैसे होते हैं? प्राकृतिक भी होते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है, जो अभी बहुलक के बारे में बताया जा रहा था, ये आपका संश्लेषित रेशों के बारे में बताया जा रहा था, ताकि आप बनाना सीखें कैसे बनता है संश्लेषित रेशा। ठीक है, तो इसमें से जो प्रत्येक इकाई होती है, ऐसा कहा गया है कि जो प्रत्येक इकाई है वो एक तरह का रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक का मतलब प्राकृतिक तो नहीं हो सकता। ठीक है, जो संश्लेषित रेशों में इकाइयाँ होती हैं वो कैसी हैं? रासायनिक पदार्थ हैं। कहते हैं कि वास्तव में प्रत्येक एकलक विशिष्ट प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। एकलक ने मिल करके बहुलक का निर्माण किया, यानी बहुलक भी रासायनिक होते हैं। लेकिन यहीं पर एक टर्न आता है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट, जिसको यू टर्न बोलते हैं। ठीक है, कि बहुलक प्राकृतिक भी होते हैं, यानी बहुलक प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं। नॉर्मली अभी जो बात हो रही है ये मानव निर्मित बहुलक की बात हो रही है। अभी हम लोग को पढ़ना है कि बहुलक प्राकृतिक भी होते हैं। जैसे कि एक प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल दिया गया है कपास। प्राकृतिक बहुलक, आपको इसमें क्या याद करना है? आप सारे याद कर सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल, उसमें आपको क्या याद करना है? कपास याद करना है। ठीक है, कपास, जिसे सेलुलोज के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा कि जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी है। ठीक है, तो जो कपास है उसका 99% पार्ट तो सेलुलोज ही होता है। ठीक है, सेलुलोज ये बहुलक है, लेकिन सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा। ये सेलुलोज भी तो किसी से बना होगा, इसका भी एकलक होगा, यूनिट होगा। ठीक है, ये तो एक पॉलीमर हो गया। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर हो गया, लेकिन इसका भी तो एकलक होगा। सेलुलोज किससे मिलकर बना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जिसको सेलुलोज के नाम से जानते हैं। और यह किससे मिलकर बना है? ध्यान देंगे, ग्लूकोज से मिलकर बना है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज और सेलुलोज। ठीक है, ग्लूकोज के मिलने से किसका निर्माण हुआ है? सेलुलोज। और ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयों से, कितनी इकाइयों से? बहुत सारी। हमने n लिख दिया है, इसका मतलब आप कोई संख्या वहाँ पुट कर सकते हो। ठीक है, ग्लूकोज की कई सारी इकाइयों के मिलने से किसका निर्माण होता है? सेलुलोज का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेलुलोज किसका बहुलक है? ठीक है, सेलुलोज किसका बहुलक है? तो ग्लूकोज का बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कपास या फिर सेलुलोज। ठीक है, इसमें से दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ग्लूकोज सेलुलोज का एकलक है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा भी बन सकता है बहुलक की एक इकाई को क्या बोला जाता है? एकलक बोला जाता है। इतनी सी बातें क्लियर हैं। ठीक है, आगे बात करें, कपास तो हो गया। ठीक है, कपास आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जिसको सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा जाता है इसे? सफ़ेद सोना कहा जाता है। सफ़ेद सोना भी कहा जाता है कपास को। इसके अलावा जूट, इसको पटसन या सन बोलते हैं। ठीक है, आपने जूट के बोरे देखे होंगे, जूट के थैले देखे होंगे। रेशम, रेशम के वस्त्र देखे होंगे। ठीक है, रेशम के बारे में क्या आपको याद रखना है? रेशम की खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। ठीक है, रेशम की जो खोज हुई थी वो कहाँ हुई? चीन देश में हुई थी। ठीक है, कोई एक महारानी थी जिन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। ठीक है, तो रेशम की खोज आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। या किससे प्राप्त होता है? जैसे नाम है वैसा ही काम है। ठीक है, रेशम, रेशम कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे सिल्क बोलते हैं। ठीक है, कपास को इंग्लिश में काटन बोलते हैं और रेशम को बोलते हैं सिल्क। ठीक है, जूट को शायद जूठी बोला जाता है, ऊन को ऊल बोला जाता है, ऊल, WOOL। ठीक है,
रेशम को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्क। क्या बोलते हैं? सिल्क। तो इस सिल्क की खोज कहाँ हुई है? चीन में हुई है। ठीक है, सबसे पहले इसे चीन में खोजा गया। यह जो है रेशम कीट से प्राप्त होता है और उस रेशम कीट का नाम है, ध्यान देंगे उसका साइंटिफिक नेम आप याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बोम्बिक्स मोरी। ठीक है, क्या नाम है? बोम्बिक्स मोरी। यही वह रेशम कीट है जिससे रेशम प्राप्त होता है। इसकी कई सारी प्रजातियां हैं, लेकिन जो सबसे नॉर्मल है जिससे रेशम प्राप्त होता है, क्या नाम है? बोम्बिक्स मोरी नाम है। ठीक है, या बोम्बिक्स मुराई आप बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बातें क्लियर हैं। ऊन है, तो ऊन ध्यान देंगे बकरी से प्राप्त होता है और भेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे पश्मीना जो है, इससे जो शाल बनती है वो बहुत कीमती मानी जाती है। इसी प्रकार से अंगोरा बकरी से ऊन प्राप्त होता है। इस प्रकार से ऊन जो है हमारा भेड़ और बकरी दोनों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको क्लियर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ से कि प्राकृतिक बहुलक का नाम बताइए, कपास है या फिर सेल्यूलोज। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। या कपास का अन्य नाम क्या है? सेल्यूलोज। मतलब वो सेल्यूलोज से ही बना है, ज़्यादातर पार्ट उसका सेल्यूलोज ही होता है। ठीक है, सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, एक किसका बहुलक है? कार्बोहाइड्रेट भी बहुलक होते हैं। ठीक है, किसके बहुलक होंगे? ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज भी एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यानी सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज से मिल करके किसका निर्माण हो रहा है? सेल्यूलोज का निर्माण हो रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। सेल्यूलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। रेशम की खोज चीन में हुई है। रेशम जिस रेशम कीट से प्राप्त होता है उसका साइंटिफिक नेम बताइए। ठीक है, सिल्क वार्म जो है, रेशम कीट जो है, उसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? बोम्बिक्स मोरी हो जाएगा। ठीक है, ये किसका साइंटिफिक नेम है? सिल्क वार्म का है। रेशम कीट का। ठीक है, तो इतना आपको कुछ प्री लेसन में एक तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट हम लोग अब संश्लेषित रेशों की तरफ चलेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कि रेशे दो तरह के होते हैं, पहला एक प्राकृतिक रेशे, दूसरा संश्लेषित रेशे। इसी को हम लोग मानव निर्मित रेशे और साथ साथ कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। ठीक है, जो भी मानव बनाएगा उसे कृत्रिम बोलेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिंथेटिक बोल रहे हैं। क्या क्या बोला जा सकता है? मैन मेड फाइबर यानी मानव निर्मित रेशे, इसके अलावा कृत्रिम रेशे यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स, और क्या बोला जाएगा? सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित रेशे। ये सारे एक ही नाम है, संश्लेषित रेशे के। ठीक है, इसमें आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, प्लास्टिक, पॉलीथीन। ठीक है, तो अब हम लोग संश्लेषित रेशों को बारी बारी समझते हैं। ठीक है, रेयान को समझेंगे, नायलॉन को, पॉलिएस्टर को, प्लास्टिक को। ठीक है, जो भी हमारे सिलेबस में है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम रेयान के बारे में समझते हैं। देखिए, रेशम की खोज हुई, रेशम लोगों को बहुत पसंद आया। ठीक है, क्योंकि जो इसकी सुंदर बुनावट थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। लेकिन रेशम बहुत महंगा था, तो यहाँ एक आवश्यकता महसूस हुई कि कोई ऐसा पदार्थ खोजा जाए जो रेशम के ही जैसा हो लेकिन वह सस्ता हो। ठीक है, और वैज्ञानिक इस प्रयास में लगे रहे और 19वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत तक एक ऐसा ही पदार्थ खोज लिया गया जो रेशम के ही जैसा था, रेशम से अधिक टिकाऊ था और रेशम से सस्ता था। ठीक है, यानी अधिक लाभ थे, और उसका नाम था रेयान। और यह दुनिया का प्रथम संश्लेषित रेशा बना। ठीक है, पहला संश्लेषित रेशा क्या हुआ? रेयान हुआ। ठीक है, और रेयान रेशम के जैसा होता है। ध्यान दें, रेशम के जैसा होता है लेकिन रेशम नहीं है। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है, उस संश्लेषित रेशे का नाम बताइए जो रेशम के जैसा है लेकिन रेशम नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? रेयान हो जाएगा। तो रेयान में दो बातें ध्यान रखिएगा। पहला कि यह प्रथम संश्लेषित रेशा है,
प्रथम संश्लेषित रेशा, और दूसरा कि इसको कृत्रिम रेशम के नाम से जानते हैं। कृत्रिम रेशम, क्योंकि ये रेशम के जैसा होता है, इसीलिए इसको कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा गया? आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, तो प्रथम संश्लेषित रेशा रेयान है, जिसे हम लोग कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे यह बनाया कैसे गया था, तो यह काष्ठ लुगदी से बनाया गया था। ठीक है, किससे बनाया गया? काष्ठ लुगदी। अब आप जरा सोच कर देखिए, काष्ठ लुगदी, लुगदी का मतलब जैसे आटा नहीं होता है, आटे की लोइयाँ होती है, उसको लुगदी बोला जाता है। तो काष्ठ, काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है। लकड़ी किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। ठीक है, यानी यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना तो सेलुलोज से ही है। ठीक है, किससे बना है? सेलुलोज से बना है। इसीलिए इसे पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, पहला संश्लेषित अगर पूछता है, प्रथम संश्लेषित रेशा, तो आप रेयान ही बताएंगे। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखिए कि यह सेमी सिंथेटिक है। इसका क्या मतलब है? अर्ध संश्लेषित है, क्योंकि आधे अधूरे पदार्थ तो आपके पहले से थे। ठीक है, प्रकृति से लिए गए, तो यह सेमी सिंथेटिक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मतलब अर्ध संश्लेषित रेशा है, आधा तो संश्लेषित किया गया है, बाकी आधा पदार्थ जो काष्ठ लुगदी है ये तो प्राकृतिक ही है ना। तो काष्ठ लुगदी से बनाया गया, यही वजह है कि इसे पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं माना जाता है। ठीक है, यह प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया गया। एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि रेयान को किससे प्राप्त किया गया था? काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया गया था। यह प्रथम संश्लेषित रेशा है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। इसमें कोई शक नहीं है कि रेयान फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया गया, एक लेकिन लग गया। ठीक है, कि यह एक सेमी सिंथेटिक है। ठीक है, यानी अर्ध संश्लेषित रेशा है। इसको हम लोग कृत्रिम रेशम के भी नाम से जानते हैं। यह रेशम के जैसा दिखता है, लेकिन रेशम है नहीं। ठीक है, बाजारों में इसको विस्कोस सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाजार में जो आपको मिलता है विस्कोस सिल्क के नाम से, यानी इसका व्यापारिक नाम हो गया विस्कोस सिल्क। इसका दूसरा नाम है आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, और इसका एक अन्य जो व्यापारिक नाम है वो विस्कोस सिल्क है। ठीक है, अगले रेशे की बात करें तो वह हमारा नायलॉन है। अब देखिएगा, जो नायलॉन है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी भी प्राकृतिक पदार्थ की मदद नहीं ली गई। ठीक है, पूरा का पूरा यह पेट्रो रसायन से बनाया गया। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो पेट्रो रसायन के पदार्थों से बनते हैं, यानी पेट्रोलियम मूल के पदार्थों से बनते हैं। ठीक है, तो नायलॉन आपका प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा है। तो क्वेश्चन को ध्यान रखिए, पूछा क्या है? प्रथम संश्लेषित रेशा पूछ रहा है, तो रेयान हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ रहे हैं प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा, तब क्या हो जाएगा? आपका नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, नायलॉन प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा किसे कहा गया? नायलॉन, नायलॉन को कहा गया। ठीक है, यह जो है 1931 में बनाया गया था। ध्यान देंगे 1931 में। अब किसका प्रयोग किया गया था यहाँ? कोयला, जल और वायु। जैसे रेयान में काष्ठ लुगदी का प्रयोग हुआ था, यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? कोयला, जल, वायु। यहाँ किसी भी प्राकृतिक पदार्थ के मदद के बिना बनाया गया। ठीक है, आपको ले वायु प्राकृतिक पदार्थ है, इसमें आपको नहीं ध्यान देना। जिससे बनाया जा रहा है, कोयले से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कोयला तो आपका वैसा कोई रेशे से तो प्राप्त हुआ नहीं है, प्राकृतिक बहुलक से। लेकिन जो काष्ठ लुगदी था इसमें सेलुलोज है, जो कि एक प्राकृतिक बहुलक है, इसी वजह से सेमी सिंथेटिक हुआ। लेकिन नायलॉन जो है ये प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा है। ठीक है, और एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पे,
यह अमाइड का बहुलक है। किसका बहुलक है? एमाइड। पूछा जा सकता है, थोड़ा मोड़ा आपको इधर उधर चलना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ किताब में ही सीमित रहे, कभी वही बाहर से क्वेश्चन पूछ लेता है, समस्या हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एमाइड का बहुलक है, इसलिए पॉली एमाइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? पॉली एमाइड। नायलॉन का दूसरा नाम क्या हो गया? पॉली एमाइड, यानी एक इकाई इसका क्या है? एमाइड है, ठीक है। ढेर सारी इकाइयों को क्या बोलेंगे? पॉली एमाइड बोलेंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे कि इसके गुणों की बात करें अगर नायलॉन की, ठीक है, नायलॉन के गुण ध्यान दीजिएगा। प्रबल, प्रबल का मतलब मजबूत होता है। प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ का मतलब इसे खिंचाव का गुण होता है। इलास्टिक जैसे होती है, ठीक है। स्प्रिंग, स्प्रिंग में कौन सा गुण होता है? प्रत्यास्थता। इंग्लिश में इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप इलास्टिक कहते हो, वहाँ ई साइलेंट रहता है, ठीक है। प्रबल, प्रत्यास्थ, और साथ ही साथ यह हल्का भी है, ठीक है, हल्का, चमकीला और धुलने में आसान, ये इसके गुण हैं। प्रबल, प्रत्यास्थ। तो ध्यान देंगे प्रत्यास्थता जो है नायलॉन का गुण है, यही पॉइंट आप ध्यान दें, प्रत्यास्थता जो है नायलॉन का गुण है। प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का, इसके अलावा चमकीला, और धुलाई में आसान। अब आपको बता दें नायलॉन बहुत मजबूत होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है वह भी एक विशेष प्रकार के नायलॉन से ही बनती है, ठीक है। किससे बनती है? नायलॉन से बनती है, जो गोलियों को रोक सकती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं नायलॉन कितना मजबूत है। इसके अलावा आप ध्यान देंगे जो पैराशूट होता है, और जो पर्वतारोही चट्टान पे चढ़ते हैं उसकी रस्सी जो होती है, यानी पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी भी नायलॉन की बनाई जाती है। आप समझ सकते हैं यह रस्सी कितनी मजबूत है, ठीक है। पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी, ठीक है, चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी इसी से बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है नायलॉन से? पैराशूट बनाया जाता है, चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी बनाई जाती है। इसके अलावा हम बता रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट भी इसी से बनाया जाता है, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, जो गोलियों को रोकने का कार्य करता है। अब इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर आप एक इस्पात का तार लें और एक नायलॉन का तार लें, समान मोटाई का हो, उसको तोड़ने का प्रयास करें तो इस्पात, स्टील का तार जो कि एक धातु है, वो पहले टूटेगा। आप समझ सकते हैं कितना मजबूत है। तो और पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे नायलॉन में कि यह इस्पात से भी प्रबल होता है। जो नायलॉन का तार है वो किससे भी प्रबल है? इस्पात, यानी स्टील जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इस्पात से भी ज़्यादा क्या है? प्रबल है, मजबूत है, ठीक है। तो ये नायलॉन की खूबियाँ हैं, एक तो प्रबल है, मजबूत है, प्रत्यास्थता का गुण होता है खिंचाव का, ठीक है। जैसे आपने WWE में देखा होगा, ठीक है, जब वहाँ बॉक्सिंग्स होते हैं, ठीक है, जो भी होता है वहाँ, ठीक है, तो वहाँ की जो रस्सी है वो किसकी बनी होती है? नायलॉन की। मतलब इतने भारी भरकम हाथी जैसे शरीर लेके उस पर गिर जाते हैं, रस्सी नहीं टूटती है और उसमें खिंचाव पैदा होता है, खिंचती है और फिर धक्का देके उन्हें अंदर ही फेंक देती है। तो यह है प्रत्यास्थता, एक प्रबलता है कि उतना भारी भरकम पहलवान उस पर गिर रहा है, ठीक है, खली जैसा पहलवान, ठीक है, गिर रहा है लेकिन रस्सी नहीं टूट रही है। और दूसरा चीज़ कि उसमें खिंचाव पैदा हो रहा है, तो ये प्रत्यास्थता किसका गुण हो गया? प्रबल हो गया, टूटी नहीं, प्रत्यास्थता हो गया। साथ ही साथ हल्की होती है, हल्की है तभी तो पैराशूट और चट्टान की रस्सी बना रहे हैं, नहीं तो इस्पात की बनाते ना, स्टील की, ठीक है, भारी होगा, समस्या होगी इंसान को लेकर चलने में ना, तो हल्का है, ठीक है। इसके बाद चमकीला, देखते हैं एकदम इसका जो नायलॉन का कपड़ा होता है वो चमकता है, ठीक है, और धुलाई में आसान होता है, ठीक है। अगली चीज़ कि जो पैराशूट, आपने देखा होगा पैराशूट की जो रस्सी होती है, ठीक है, या पैराशूट ही बात करें, ठीक है, किससे बनता है? ठीक है,
पैराशूट किससे बनता है, ठीक है, तो नायलॉन से बनता है, ठीक है। जैसे एक बार एक आदमी था, ठीक है, वो बाजार गया पैराशूट खरीदने, पैराशूट खरीदा और दुकानदार से पूछा कि अगर मान लो कि ये पैराशूट समय पे नहीं खुला या फट गया, ठीक है, या फट गया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, पैराशूट समय पे नहीं खुल पाया या फिर फट गया बीच में से तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो दुकानदार बोला कि मेरे पास ले आना, मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। आप सोच सकते हो मर जाएगा, क्या करेगा वापस आकर, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, ये तो एक मजाक की बात थी। ध्यान दें, पैराशूट का जो रस्सी होता है वो पैराशूट नायलॉन से बनता है, फटने के चांसेस ही कम होते हैं, बहुत कम चांसेस होता है, ठीक है। चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी बनाई जाती है, जो बॉक्सिंग की रस्सी होती है वो भी इससे बनती है, ठीक है। इसका तार इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। 1931 में कोयला, जल और वायु से बनाया गया नायलॉन एमाइड का बहुलक है, इसी वजह से इसको पॉली एमाइड के नाम से जानते हैं। एक इकाई है तो एमाइड बोलेंगे, ठीक है, जो उसका मोनोमर है वो क्या है, एमाइड है, ठीक है। लेकिन जब ये पॉलीमर बनेगा तो क्या कहलाएगा, पॉली एमाइड कहलाएगा। तो नायलॉन का दूसरा नाम क्या हो गया, पॉली एमाइड हो गया, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, शायद एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नायलॉन के संबंध में थी, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, बुक में दिया है, पीछे दिया है, वो लेसन में नहीं है, ठीक है, अक्सर ध्यान वहाँ नहीं जाता है, जरा देखते हैं वो क्या है। इसमें दिया है कि नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, ठीक है, ये साइड है, लेकिन पहले नंबर पे अगर आपका आता है तो आप क्या ढूंढेंगे, रेयान। रेशम जैसा दिखना किसका गुण है, रेयान का गुण है, ठीक है। जब रेयान ना मिले तो आप नायलॉन पर जाइए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेशम के जैसा दिखने वाला पदार्थ, रेशम के गुण रखने वाला पदार्थ वो रेयान ही है, ठीक है, बेताज बादशाह है रेशम के मामले में। जब रेयान आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप चले जाइए कहाँ, नायलॉन में चले जाइए। आगे देखिए क्या करते हैं, यह प्रबल और लचीला होता है। लचीला का मतलब इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, प्रबल है यानी मजबूत है, ठीक है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया, ठीक है, 1931 में इसका आविष्कार हुआ, बाजारों में कब उतारा गया, 1939 में, तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। उन्माद का मतलब पागलपन होता है, उन्माद माने पागलपन, ठीक है। तो नायलॉन के संबंध में जो है एक पागलपन सा आ गया, ठीक है। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, यानी बहुत अधिक मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है, अब वही आविष्कार उसी समय हुआ, उसी समय बाजारों में उतारा गया और छिड़ गया विश्व युद्ध। अब हुआ क्या कि चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। अब इससे हुआ क्या, युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ, यानी फिर से शुरुआत की गई, ठीक है, तो उनकी पूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो सकी, जितना इसकी आवश्यकता थी उतना बाजारों में नहीं आते थे। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। काला बाजार का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं जान रहा हूँ कि मांग बहुत ज़्यादा है, मेरे पास नायलॉन है, मैं क्या करूँगा, अपने गोदाम में नायलॉन को रख लूँगा, ठीक है। अब कोई आएगा पूछेगा नायलॉन है, मैं बोलूँगा कि नहीं है, ठीक है, फिर साइड में मिलूँगा, थोड़ा साइड में मिलो, ठीक है, कुछ बढ़ा के दो, ठीक है, उपलब्ध करा देंगे। एक ही है, मांग बहुत ज़्यादा है, मेरे पास है बैलेंस, मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास एक ही है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा दोगे तो मैं तुम्हीं को दूंगा, नहीं किसी और को दे दूंगा, ठीक है, वो मुझे इतना दे रहा है, देना हो तो दो, नहीं जाओ, ठीक है। इसको काला बाजारी बोलते हैं, ठीक है। हल्की सी किसी कमी होती है उसको कुछ अधिक ही कमी दिखाया जाता है, इसको काला बाजारी कहते हैं। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था, कई बार नायलॉन उपद्रव होते थे, यानी इसके लिए लड़ाइयाँ होती थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसकी लोकप्रियता समझ सकते हैं, ये कितना लोकप्रिय रेशा रहा है अपने समय का, आज भी लोकप्रिय है, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल क्या है कि इसकी कमी नहीं रह गई है, ठीक है, बाज़ारों में आजकल उपलब्ध है, उस समय उपलब्ध ही नहीं था, महंगे की तो बात छोड़िए, ठीक है, मतलब उतना उपलब्ध ही नहीं हो पाता था कि लोगों की मांगों को पूरा कर सके, ठीक है। तो इसके इतने अच्छे गुणों के कारण जो है, जो भी इसका वहाँ उपद्रव हुआ करते थे, मारपीट होती थी, ठीक है, ये सारी चीज़ दिया। नायलॉन क्रांति के नाम से इसको जाना गया, ठीक है, नायलॉन क्रांति कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट
अगले रेशे की बात करते हैं, देखते हैं अगला रेशा कौन सा है। तो ये सब आपका दिया है कि नायलॉन का उपयोग जुराब बनाने में, जुराब का मतलब क्या होता है, मोजा, ठीक है। रस्सी, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश बनाने, कार की सीट का पट्टा, स्लीपिंग बैग आदि बनाने में होता है, ठीक है। पैराशूट और चट्टान की रस्सी बनाने में होता है, ये आपको बताया गया, ठीक है। और हमने बोला है अगर इस्पात का तार यानी स्टील का तार हो और नायलॉन का तार हो, इन दोनों में सबसे पहले कौन टूटेगा? इस्पात का तार टूट जाएगा लेकिन नायलॉन का नहीं टूटेगा, ठीक है। टूटेगा लेकिन उससे पहले तो नहीं टूटेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला रेशा है हमारा पॉलिएस्टर, ठीक है। पॉलिएस्टर भी एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है। कौन सा रेशा आ रहा है हमारा? पॉलिएस्टर आ रहा है। चलिए इधर लिख लेते हैं। पॉलिएस्टर, ध्यान दीजिए अगर इसका विच्छेदन करें दो शब्द मिलेंगे, पॉली धन एस्टर। पॉली का मतलब बहुलक, एस्टर दूसरा शब्द यही बताएगा किसका बहुलक है। जैसे कि अभी नायलॉन में आपने देखा है, ठीक है। नायलॉन किसका बहुलक है? एमाइड का। तो नायलॉन का नाम क्या पड़ा? पॉलीएमाइड, ठीक है। पॉलीएमाइड यानी ये जो भी है वो एमाइड का बहुलक है। उसी प्रकार से यहाँ भी पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर किसका बहुलक हो जाएगा? एस्टर का बहुलक हो जाएगा, ठीक है, एस्टर का। और आपको ध्यान देना है एस्टर एक रसायन है जो फलों की गंध का कारण है। जो फलों में सुगंध होती है, ठीक है, महक होती है, वो किसके कारण होती है? एस्टर के कारण होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। फलों की गंध का कारण क्या है? एस्टर है। ध्यान है, पॉलिएस्टर मत करिएगा, एस्टर करना है, ठीक है। हाँ, इस रेशे में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, जिसको सिकुड़ना बोलते हैं, ठीक है। आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। और क्या होता है कि यह धुलाई में आसान होता है। तो सारे आपके जो भी संश्लेषित रेशे हैं सबका ये गुण होता है कि ये धुलाई में आसान होते हैं, ठीक है। एस्टर फलों की गंध का कारण है। ये पॉइंट आप स्पेशल याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, टेरिलीन। टेरिलीन इसी को डेक्रान के नाम से भी जानते हैं। इसका एक अन्य नाम क्या है? डेक्रान है। और एक का उदाहरण पीईटी, दो पॉलिएस्टर्स के नाम दिए हैं, पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट। क्या होता है? पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट, ठीक है, याद रहेगा। पॉली, पी फॉर पॉली, ई फॉर एथिलीन, टी फॉर टेरेप्थेलेट, ठीक है। तो ये है आपका पीईटी। दो तरह के होते हैं पॉलिएस्टर, यानी दो नामों से आते हैं, टेरिलीन और पीईटी, ठीक है। ये अत्यंत लोकप्रिय है। जैसा कि बुक कहती है, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। पीईटी भी एक प्रचलित पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बॉटल बनाने में करते हैं, फिल्म बनाने में। फिल्म जानते हैं क्या होता है? पहले जो, आजकल के तो मोबाइल कैमरे हो गए हैं, पहले जो कैमरा होता था उसमें फिल्म लगती थी, ठीक है। प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है जिससे फ़ोटो खींचती थी, इसको फिल्म बोला जाता है। तार बनाने आदि बनाने में होता है। इसके अलावा कुछ अन्य पॉलिएस्टर के नाम दिए हैं, जैसे कि इधर हो सकता है आपको दिखे, कुछ लिखते हैं, ठीक है। पॉलीकार्ट का नाम आया है। पॉलीकार्ट, पॉलीवूल और टेरिकाट, ये भी आपके क्या हैं? पॉलिएस्टर ही हैं, ठीक है। अब जैसा कि इसमें नाम में देख रहे हैं, पॉलीकाट, पॉलीवूल, टेरिकाट, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलके बने हैं। पॉली फॉर पॉलिएस्टर, काट फॉर काटन, ठीक है। तो आपसे ऐसे आ जाएगा पॉलीकाट किससे मिलके बना है? पॉलिएस्टर और कपास। अब सीधा थोड़ी ना आएगा पॉलिएस्टर प्लस काटन, हल्का तो दिमाग लगाना ही होगा। काटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कपास बोलते हैं। तो क्या आएगा? पॉलिएस्टर और काटन, ठीक है। किससे मिलके बना है? पॉलिएस्टर और काटन, काटन माने कपास, ठीक है। पॉलीवूल किससे बना है? पॉलिएस्टर प्लस
ऊन से बना है, ठीक है, ऊल फॉर ऊन, ठीक है। टेरिकाट, टेरिलीन, अभी आपने देखा है टेरिलीन एक तरह का पॉलिएस्टर ही है। टेरिलीन प्लस कॉटन, तो ये दो के मिश्रण से बनाए जाते हैं आपके पॉलिएस्टर, ठीक है। सिंगल भी आ सकते हैं जैसे टेरिलीन, ठीक है, पीईटी, और मिश्रण के रूप में आ सकते हैं, इसमें कुछ प्राकृतिक का भी अंश हो, ठीक है, प्राकृतिक रेशों का भी कुछ अंश हो। तो ये भी आपके पॉलिएस्टर ही हैं, ठीक है, यौगिक पॉलिएस्टर हैं। तो ये आपके पॉलिएस्टर थे। इसके अलावा एक्रिलिक दिया हुआ है, जैसे जो गाड़ियों के शीशे होते हैं, ठीक है, वो एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। जो साइड ग्लासेस होता है, ठीक है, जो ग्लास लगे होते हैं साइड में, विंडो, ठीक है, वो किससे बना होता है? एक्रिलिक से बना होता है, ठीक है। एक पारदर्शी प्लास्टिक है। एक्रिलिक क्या होती है? मतलब एक ऐसी प्लास्टिक है कि वो पारदर्शी होती है। आप देखते हैं जो साइड विंडो होती है उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करें शायद जल्दी टूटे ना, ठीक है। क्यों नहीं टूटती है? असल में कांच उसमें कम है, कुछ मिलाया गया है कांच, लेकिन वो क्या है? प्लास्टिक है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? एक्रिलिक है, ठीक है, जो विंडो होती है। नेक्स्ट बात करें संश्लेषित रेशों के गुण की। अच्छा, संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन होते हैं, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। पहले ही बताया गया कि संश्लेषित रेशे किस कैटेगरी में आते हैं? पेट्रो रसायन में आते हैं, ठीक है, यानी पेट्रोलियम से प्राप्त पदार्थों से बनाए जाते हैं, यही कहने का मतलब है और कुछ नहीं है। संश्लेषित रेशों के गुणों की बात करें तो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे कि यहाँ था प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का, चमकीला, धुलाई में आसान, ठीक है, सस्ता भी होता है, ये भी एक इसका गुण है। क्या होता है? शीघ्र सूखना। जैसे अभी आप एक प्राकृतिक रेशे से बने कपड़े को धूप में डालें और एक संश्लेषित रेशे से, आप देखेंगे जो संश्लेषित वाला कपड़ा है वो आसानी से क्या होगा? सूख जाएगा, यानी जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। अधिक चलाऊ होते हैं, ठीक है, जैसे सूती कपड़ा पहनते हैं जल्दी फट जाता है, नाम भी आप देखते हैं कोई जल्दी सूती कपड़ा पहनता है नहीं, ठीक है, हाँ, क्योंकि जल्दी फट जाते हैं तो कौन लेगा, ठीक है। जो पुराने ज़माने के लोग हैं शायद वही लोग पहनते हैं, ठीक है। धोती होती है, ठीक है, आजकल कौन धोती पहनता है, ठीक है, क्योंकि धोती जो है सूती की बनी है, फट जाएगी, ठीक है। ये सब थोड़ी समस्याएं थी, ठीक है। इसके अलावा ये कम महंगे होते हैं। जो ये कपड़े होते हैं कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं, ठीक है। संश्लेषित रेशे से बने कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं, और साथ ही साथ ये आसानी से उपलब्ध हैं। ये सारे इसके गुण हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो अच्छाइयाँ हो गई, कुछ हानियों के बारे में बता दीजिए, है ना। कुछ हानिकारक प्रभावों के बारे में बता दिया जाए, ठीक है, कि इनसे कुछ हानियाँ भी हैं या सिर्फ लाभ ही लाभ हैं। तो देखिए, ध्यान देंगे, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघलते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? गर्म करने पर पिघलते हैं और यह इनका हानिकारक गुण है, ठीक है। तो स्टार पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, संश्लेषित रेशे में इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं, कुछ पूछिए मत। लेकिन जो सबसे बड़ी हानि है वो यही हानि है, मेल्ट ऑन हीट। गर्म करने पर पिघलते हैं। अब जरा सोचिए, अब अगर आप इसे गर्म करेंगे जलेगा नहीं, क्या होगा? पिघलेगा, ठीक है। पॉलीथीन देखा ना, जलने से पहले पिघलती है। यही कारण है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि क्यों आपको जो है लैब में, जैसे अगर आप अभी तो 8 में है, हमारी जब कक्षा 11वीं में जाते हैं आपको लैब में जाना होता है, तो टीचर पहले से निश्चित करता है कोई यहाँ संश्लेषित रेशों से बना कपड़ा पहन के ना जाए। क्यों मना किया जाता है? आपको रसोई में जाने से मना किया जाता है, कहा जाता है रसोई के कपड़े पहनिए। क्यों जो है आप संश्लेषित कपड़े पहन के रसोई में नहीं जा सकते? क्योंकि यह जलेंगे नहीं, पिघलेंगे, और जब पिघलेंगे पिघल के आपकी चमड़ी से चिपक जाएंगे। इससे आपको नुकसान होगा कि नहीं? आपकी चमड़ी जलेगी। वहीं सूती कपड़ा होता तो जल जाता, राख हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, जलने से पहले आपकी चमड़ी पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी हानि है और बहुत बहुत ही खराब हानि है इसकी, ठीक है। यह गर्म करने पे क्या होते हैं? पिघलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्टेड ऑन हीट, ठीक है। जब भी सिंथेटिक फाइबर को गर्म किया जाता है ये क्या होते हैं?
पिघलने लगते हैं, यह इनका एक हानिकारक गुण है। तो ये आपको आ सकता है कि कौन सा संश्लेषित रेशों का हानिकारक गुण है। तो क्या हो जाएगा आपका, दे आर मेल्ट ऑन हीट, ठीक है, यानी कि गर्म करने पर पिघलना संश्लेषित रेशों का हानिकारक गुण है, ठीक है। क्लियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, तो एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्लास्टिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्लास्टिक के बारे में समझते हैं। प्लास्टिक जिसके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, ठीक है, वो है आपका प्लास्टिक। यह एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है। ध्यान देंगे, प्लास्टिक क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है फिर भी वे संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या इनके व्युत्पन्न क्या कहे जाते हैं, व्युत्पन्न माने इनसे बनाए गए हों, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से बनाए गए हों, इन्हें हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक कहेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, प्लास्टिक भी दो तरह की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो तरह की होती है। प्लास्टिक दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, और दूसरे को बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए इनकी पहचान क्या है। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये पिघल जाते हैं। अभी आपने संश्लेषित रेशों के गुणधर्म में पढ़ा कि गर्म करने पर पिघलते हैं, ठीक है। तो जो थर्मोप्लास्टिक है ये गर्म करने पर पिघलती है, लेकिन जो दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसको एक बार आकार में ढाल दिया गया, सांचे में ढाल दिया गया, तो इसको चाह कर भी पिघलाया नहीं जा सकता, ठीक है। कितना भी गर्म कर दें यह मेल्ट नहीं होगा। अब इसका कारण भी बताते हैं क्यों यह मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, मेल्टेड ऑन हीट, नॉट मेल्ट ऑन हीट, ठीक है। अगर वह मेल्ट हो रहा है, प्लास्टिक को आप गर्म करते हैं, अगर वह पिघल रहा है तो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, और अगर नहीं पिघलता है तो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं थर्मोप्लास्टिक का। आपने पॉलीथीन देखा है, पॉलीथीन, इसके अलावा पीवीसी, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी, आपके घरों में पीवीसी पाइप लगती है, ठीक है, आप समझ सकते हैं वो आपकी पीवीसी है, ठीक है। तो ये पॉलीथीन और पीवीसी किस में आती हैं, थर्मोप्लास्टिक में आती हैं। इसके अलावा थर्मोकोल आता है, ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक है। इसको स्टाइरोन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका, स्टाइरोन, ठीक है। आ रही बात समझ में। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर पिघलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, पॉलीथीन, पीवीसी, थर्मोकोल। इसी का दूसरा नाम क्या है, स्टाइरोन है। थर्मोसेटिंग में दो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एक बैकेलाइट का और दूसरा मेलामाइन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कौन से थर्मोप्लास्टिक है, कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। सदाबहार क्वेश्चन है, हर बार आ जाता है। अब देखिए कारण की बात कर रहे थे कि क्यों जो है थर्मोप्लास्टिक पिघलती है। तो ध्यान देंगे
इसमें रैखिक व्यवस्था होती है। कैसी होती है? रैखिक व्यवस्था होती है। मतलब इसमें जो प्लास्टिक के एकलक हैं वो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जब गर्म करते हैं तो बॉन्डिंग आसानी से टूट जाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? रैखिक क्रम में व्यवस्थित है, तो जब इसे गर्म किया जाता है तो बॉन्डिंग जो है बीच की आसानी से टूट जाती है और क्या होते हैं, इसके कण स्वतंत्र हो जाते हैं, अणु स्वतंत्र हो जाते हैं और एक दूसरे पर फिसलने लगते हैं। इसी को पिघलना बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है यहाँ की व्यवस्था जरा देखिए क्या है। इसमें तिर्यक व्यवस्था होती है। कैसी होती है? तिर्यक, क्रॉस। यानी इसमें जो प्रत्येक इसका अणु है, प्रत्येक एकलक है, वो अन्य 4 एकलकों से जुड़ा होता है। अरे भाई, अगर एक बॉन्डिंग होती, देखिए इसकी बॉन्डिंग कैसे हो रही है, व्यवस्था को समझिएगा। किसी भी एक अणु को देखिए, ठीक है, उसमें क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि इसका प्रत्येक पार्टिकल, प्रत्येक कण 4 बॉन्डिंग है। ठीक है, अन्य 4 कणों से जुड़ा हुआ है। एक को तोड़ना आसान है, जैसे गर्म किया टूट गया, ठीक है, पिघलने लगा। लेकिन यहाँ 4 हैं, यही कारण है कि यह नहीं पिघलता है। तो थर्मोसेटिंग में कैसी व्यवस्था होती है? तिर्यक होती है या क्रॉस। तो बात समझ आ रही है? यहाँ रैखिक व्यवस्था है, इसकी बॉन्डिंग आसानी से टूट जाती है। यहाँ क्या है? तिर्यक व्यवस्था है। ठीक है, सब तरफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ 4, एक कोई भी एक कण है वो 4 अन्य कणों से जुड़ा हुआ है, कोई भी एकलक हो वो 4 अन्य एकलकों से जुड़ा है। तो यहाँ पर तोड़ना थोड़ा कठिन है। ठीक है, थोड़ा क्या, बहुत ही कठिन है। ठीक है, ये बेकेलाइट और मेलामाइन है, पिघलते नहीं है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसका, जैसे बेकेलाइट का, ठीक है, बेकेलाइट आपका ध्यान देंगे उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, किसका कुचालक है? बेकेलाइट। यह उष्मा एंड इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता है, उसका प्रतिरोध करता है। ठीक है, ये कौन है? बेकेलाइट है। यही कारण है बिजली के जो स्विच बनाए जाते हैं, बटन, ठीक है, इसके अलावा बर्तन का हत्था, जैसे कुकर आपने देखा होगा, कुकर में जो काला हत्था लगा होता है, ठीक है, पकड़ने वाला। आप देखते हैं कुकर इतना गर्म होता है, अगर आप टच कर दे फिर तो आपकी हालत ख़राब। ठीक है, लेकिन वह बर्तन नहीं गर्म हो रहा है। ठीक है, जो काले रंग का लगा है, ठीक है, पकड़ने वाला, क्यों नहीं गर्म हो रहा है? क्योंकि वो बेकेलाइट का बना है। ठीक है, तो बिजली का स्विच बेकेलाइट से बना है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। ठीक है, और कुकर का हत्था, वहाँ हीट नहीं आता है। ठीक है, तो ये बेकेलाइट का देखिए फायदा है। ठीक है, दूसरा मेलामाइन की बात करें, तो यह फायर रेजिस्टेंस होता है। फायर मीन्स आग, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोधक। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस होता है। यही कारण है कि जो बर्तन होते हैं, ठीक है, रसोई के बर्तन, वो मेलामाइन के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर प्लास्टिक के बनाए जा रहे हैं वो किससे बनाएंगे? मेलामाइन से बनाएंगे। और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी होते हैं वो एक कपड़ा पहनते हैं जो आग नहीं पकड़ता, वो किसका बना होता है? मेलामाइन का बना होता है। ठीक है,
तो बात समझ में आ रही है। मेलामाइन अग्नि प्रतिरोधी है और बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का प्रतिरोधी है। ठीक है, तो अंतर को समझिएगा, दोनों में अंतर क्या है। जब भी अग्नि प्रतिरोधी आए तो आप मेलामाइन लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, मेलामाइन लगाएंगे। और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस आए तो आप क्या लगाएंगे, बैकेलाइट लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों से बहुत सवाल आते हैं, ये चीज़ आपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेलामाइन अग्नि प्रतिरोधी है, इसका उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में होता है। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में दी हुई हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक के गुणों की बात करें, ये तो हो गया। तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके कपड़े किससे बनाए जाएंगे, बैकेलाइट से। बैकेलाइट से क्यों बनाएंगे भाई, वहाँ अग्नि प्रतिरोधी चाहिए ना, किससे बनेगा, मेलामाइन से बनेगा। ठीक है, ये दोनों ही आपके कैसे हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पिघलेंगे तो है ही नहीं। ठीक है, अगर इससे कहीं सोचो पॉलीथीन का पहन के चले गए आग बुझाने, ठीक है, किसका पहन के चले गए, पॉलीथीन का, उनके शरीर में चिपक जाएगा, वो बचाने क्या गए, खुद बच जाए, वही बड़ी बात है। ठीक है, तो यही हाल यहाँ का है, पिघलते हैं। ठीक है, पीवीसी आपने देखा है, गर्म करते हैं पिघल जाती है। ठीक है, गर्म करके तो इसको काटते उठते हैं, आपने देखा होगा ये सब। ठीक है, थर्मोकोल ये भी पिघलता है, बहुत तेज़ी से पिघलता है। ठीक है, हल्का से भी हीट पार पिघल जाता है। ठीक है, इसको पेट्रोल में डाल देते हैं, पिघल जाता है, इतना ज़्यादा ये नाजुक होता है। ठीक है, लेकिन बैकेलाइट, मेलामाइन, इनको आप आग में जलाइए, रख करके झोंकिए, जलेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत अधिक हीट होगी, टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, चटक जाएगा, लेकिन पिघलेगा नहीं कि पिघल के बहने लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कौन सी व्यवस्था है, तिर्यक व्यवस्था है। ठीक है, इनको मरना स्वीकार है पर झुकना स्वीकार नहीं है। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। इसके अलावा एक लाइन दी हुई है, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन, यहाँ पे जो बर्तन होता है, ठीक है, आपने देखा माइक्रोवेव ओवन, उसमें एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आग को नहीं पकड़ता है, आप समझ सकते हैं वो मेलामाइन ही होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और आपको ध्यान देना है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये नॉन स्टिक बर्तन पे परत चढ़ाने में यूज होता है। नॉन स्टिक मतलब, स्टिक मतलब चिपचिपा होता है। ठीक है, नॉन स्टिक उटेंसिल्स, तो नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। ठीक है, आपने एक कढ़ाई देखी होगी जिसमें पराठा वगैरह बनाते हैं, अगर आप बिना तेल के बीच में बना दें तो ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि उस पर एक विशेष पदार्थ की कोटिंग की गई है, एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक की कोटिंग की गई है। वो मेलामाइन कैटेगरी का है। क्या नाम है उसका, टेफ्लॉन नाम है। ठीक है मेलामाइन कैटेगरी का ही। ठीक है, ये भी तो नहीं पिघलता है, इतना गर्म हो जाता है, क्या पिघलता है, नहीं पिघलता है। ठीक है, तो ये भी इसी कैटेगरी का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। टेफ्लॉन क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही है। ठीक है, तो टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं जिससे इस पर हमारा भोजन चिपकता नहीं। ठीक है, टिक्की उक्की बनाते हैं, नहीं चिपकता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नॉन स्टिक बर्तनों पर, उटेंसिल्स पर किसकी कोटिंग की जाती है, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक के कुछ अभिलाक्षणिक गुणों की बात करें तो ध्यान देंगे, हल्का है, हल्का होता ही नहीं। ऐसे आप समझिए एक लकड़ी की कुर्सी हो, उसको जरा उठा के देखिए, और एक प्लास्टिक की कुर्सी, उसको उठाइए। कोई रिश्तेदार आया, ठीक है, आपको घर से बाहर कुर्सी लेके जानी है, आप तुरंत वही प्लास्टिक वाली लेने दौड़ते, क्यों, हल्की है ना। तो आप समझो इस बात को। ठीक है, प्लास्टिक हल्का है, प्रबल है। लकड़ी की कुर्सी टूट जाएगी 2 साल 4 साल 5 साल, लेकिन प्लास्टिक वाली ज़्यादा चलती है। ठीक है, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी, मतलब जल्दी नष्ट नहीं होता है, मतलब सड़ भी जाए तो भी नष्ट ना हो, अपना अंत छोड़ ही देता है। ठीक है, इसके अलावा अनअभिक्रियाशील, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं करता किसी पदार्थ से। इसके अलावा सारे प्लास्टिक आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। किसके कुचालक करें, विद्युत के कुचालक।
ये प्लास्टिक के क्या हैं, अभिलाक्षणिक गुण हैं, यानी सभी प्लास्टिकों में पाए जाते हैं। वो हल्के हैं, प्रबल हैं, चिरस्थायी हैं, अनअपक्रियाशील हैं, विद्युत के कुचालक हैं। ये सारे गुण अगर आपको मिले क्या होंगे, प्लास्टिक होंगे। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक में प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता है। जब भी आपको नायलॉन और प्लास्टिक के गुणों में अंतर करना हो तो आप वही ढूंढिए। नायलॉन में प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी होती है, तन्यता पाई जाती है, वो प्लास्टिक में नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पॉलीथीन, कहाँ गया पॉलीथीन, ये रहा। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ हमने बताया पॉली, पॉली लगा है, यह बताता है कि यह बहुलक है। अब अगला शब्द बताएगा किसका बहुलक है। इसका अगर आप विच्छेदन करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉली प्लस एथीन। तो आपसे आ सकता है पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो या एथीन का बहुलक है, या ऐसा आ सकता है एथिलीन का बहुलक है। इसी का अन्य नाम है एथिलीन। ठीक है, पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथिलीन का बहुलक है, या फिर इसी दोनों में से कुछ आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एथीन आता है उस पर लगाइए, एथिलीन आता है उस पर लगाइए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो प्लास्टिक के गुणों की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक है प्लास्टिक और पर्यावरण। ठीक है, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, तो आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। एक है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल कब कहेंगे, जब वह जैविक क्रियाओं जैसे कि वर्षा, सूक्ष्मजीव आदि के द्वारा अपघटित हो जाए तो क्या कहा जाएगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाएगा। ठीक है, और अगर वह अपघटित नहीं होता है, सूक्ष्मजीव के द्वारा अपघटित नहीं होता है, वर्षा के द्वारा अपघटित नहीं होता है, तो क्या कहा जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाएगा, यानी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाएगा। ठीक है, जगह तो है नहीं, चलिए समझते हैं इसको। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया, ठीक है, जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जब पदार्थ जैविक होगा, ठीक है, तो उसका जैव निम्नीकरण होगा। ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, जैसे कि सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका, बचा हुआ भोजन, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, इन सारे एग्जाम्पल में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, एक चीज़ कॉमन मिलेगी, ये खुद जैविक हैं, ये खुद प्राकृतिक हैं, इसलिए इनका जैव निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। निम्नीकरण का मतलब नष्ट होना, अपघटित होना। ठीक है, तो जैविक के द्वारा अगर अपघटित नहीं हो रहे हैं, जैव अनिम्नीकरणीय, और जैविक प्रक्रिया के द्वारा अगर अपघटित हो रहे हैं तो क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय कहेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखिए, ध्यान देंगे, जो धातुएं होती हैं, कोई भी धातु है वो जैव अनिम्नीकरणीय होती है। ठीक है, जैसे टिन हो गई, एल्युमिनियम हो गई, धातुओं के डिब्बे हो गए, ये सब बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सब का जो है जैविक अपघटन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एल्युमिनियम है, 500 वर्ष लेती है अपघटन होने में, तो इसको हम जैव निम्नीकरण थोड़ी ना बोलेंगे, जैव अनिम्नीकरणीय ही बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक बैग बार बार आ जाता है, प्लास्टिक बैग यानी पॉलीथीन। ठीक है, कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, प्लास्टिक बैग जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है, तो प्लास्टिक से पर्यावरण को बचाने के लिए 5R सिद्धांत उपयोगी है। तो आपसे आ सकता है 5R किसके लिए उपयोगी है, प्लास्टिक से सुरक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, इसमें 5R है, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रीफ्यूज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। रेड्यूस का मतलब कम उपयोग करिए,
रीयूज पुनः उपयोग करिए, रिसाइकल यानी पुनः चक्रित करिए, और रिकवर यानी पुनः प्राप्त करिए, और रिफ्यूज उपयोग मत करिए। ठीक है, सबसे बढ़िया तो हमें यही लग रहा है रिफ्यूज। ठीक है, 4 आर हटा के सिर्फ 5 आर कर देना चाहिए, 5th आर। ठीक है, यानी 5वां आर। ठीक है, रिफ्यूज कि उपयोग ही मत करो भाई। ठीक है, सबसे बढ़िया है, प्लास्टिक की समस्या ही खत्म। लेकिन आप समझ सकते हैं प्लास्टिक के बिना जीवन अधूरा है। ठीक है, लाभ ज़्यादा है, हानियाँ हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो आई थिंक डेट योर लेसन इंडेड। ठीक है, तो आपका लेसन समाप्त हो चुका है। ठीक है, इतना ही था। ठीक है, 3-4 रेशों के बारे में आपको पढ़ना था, संश्लेषित रेशों के बारे में। एक बड़ा टॉपिक प्लास्टिक का था। ठीक है, प्लास्टिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।